गुड मॉर्निंग। रजिस्ट्रेशन करा दिया? अच्छा। ओटीआर तो कुछ जगहों पर मेजर कंफ्यूजन होगा, है ना। जैसे एक तो प्रेफरेंस, सर्विस प्रेफरेंस, है ना, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमने आईएफएस 5 में पर रख दिया या 10 में पर रख दिया या आईआरएस को ऊपर कर दिया तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द पैरामीटर, किस आधार पर प्रेफरेंस तय किया है। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या जाता भी है। खासतौर से ड्रास्टिक चेंज अगर कुछ है तो वहां एक कंफ्यूजन वो हो सकता है। दूसरा कंफ्यूजन होगा कि हॉबीज या इंटरेस्ट क्या है। तो एक तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होती है, हॉबी क्या होती है। कुछ का कुछ नहीं लिख देना, क्योंकि अभी जो लिखेंगे इस बार वो इंटरव्यू तक रहेगा। समझ में आई बात? है पहले क्या था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। इंटरव्यू में जो होता था, इंटरव्यू का जो फॉर्म होता था वहां पर हम हॉबीज या मेंस के फॉर्म में लिखते थे। अभी क्या है कि अभी जो भरेंगे वही रह जाएगा इंटरव्यू तक, तो वो समस्या का कारण हो सकता है। तो बहुत एक्साइटेड होकर, भावनात्मक होकर कुछ का कुछ नहीं भर देना, है ना। तो ध्यान रखना है कि उस पर क्वेश्चन होगा ही। तीसरा कंफ्यूजन यह हो सकता है कि प्राइजेस, मेडल्स जो मिले हैं अब तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां भी, वो क्या है और कौन सी प्राइज मेडल को रखा जाए। जो रखेंगे वहां से भी प्रश्न होगा, है ना। आपके डैफ से 99% क्वेश्चन आपके डैफ से होते हैं इंटरव्यू में। जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। यह मैसेज देते हैं हम कि जो हमने फॉर्म में भरा है उस पर मेरी अच्छी पकड़ है, ठीक है। तो वहां से वो नाम से भी पूछा जा सकता है ना। नाम का अर्थ क्या है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उस नाम का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो वहां से भी पूछा जा सकता है। आपके ईमेल एड्रेस से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ईमेल, क्या होता है ईमेल, पिन कोड क्या होता है। कोई भी चीज पूछी जा सकती है डैफ को लेकर, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वह भी पूछा जा सकता है, कॉलम्स, ये सब, राइट। जैसे लिखा है ना पिन कोड, जहां चला जाएगा व्हाट इज पिन कोड, कितने पिन कोड हैं भारत में। ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं, कई बार प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हम इसके लिए तैयार रहते नहीं है। हम तो पढ़ कर गए भारत की विदेश नीति, है ना। तो उसने पूछ दिया कि पिन कोड कितना है, कितने जोन में बांटा है हमने पोस्ट, और हमने लिखा है पोस्टल सर्विस। प्रेफरेंस में तो दिया होगा ना पोस्टल सर्विस, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। तो कहीं से भी प्रश्न हो सकता है। तो डैफ को भरने में ध्यान रखना है बहुत गंभीरता पूर्वक कि कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना है उसको। कल परसों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये वाला छूट गया था, अब क्या करें, ये कॉलम खाली छोड़ दिया है, अब कैसे होगा। अब उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। अब मान लिया हम यूपीएससी को मेल करेंगे, वहां से वो ऑफर करेगा कि ठीक है यू कैन सबमिट योर न्यू फॉर्म, तब ना। अगर नहीं किया उसने, देयर इज नो गारंटी, अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया देन यू आर इन ट्रबल। अगर मान लिया एक किसी ने हॉबी का कॉलम ही छोड़ दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है जीवन में, ये कैसे संभव है। हॉबी नहीं हो सकती, ठीक है, मान लिया कि हॉबी डेवलप करने का स्कोप नहीं मिला, लेकिन जीवन में किसी चीज से लगाव नहीं है, तो इसका मतलब कि 22-24 साल में वैराग्य आ गया ना। नहीं तो अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कैसा व्यक्तित्व है, या इज सो इमोशनलेस, ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट। अब वो सामने बोर्ड के रहेगा तो समस्या का कारण बन सकता है, ठीक है। एक किसी ने लिख दिया है वॉकिंग इन कैंपस, कहां ढूंढेगा कैंपस। रात के 2 बजे घूमने के मन करे, अगर कौन सा कैंपस में, दूसरे घर में थोड़ी घुस जाएगा कैंपस में। तो अब क्या है कि जो हमने लिख दिया है दैट यू हैव इनवाइटेड ए प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, है ना। इसका मतलब है कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर जो भी लिखता हूं उस पर आगे पीछे सोचता नहीं, यह मैसेज जाएगा, है ना। तो बहुत ध्यान से उसको लिखने की जरूरत है। कुछ कंफ्यूजन जो मेरे पास आई हैं वो ये है कि क्रीमी लेयर में इनकम जो होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होती है कि नहीं होती, पेरेंट्स की इनकम है या किस वर्ष की इनकम है
है ना। एक और कंफ्यूजन है सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। जो इनकम सर्टिफिकेट है दैट इज ऑफ 2023-24 शुड बी, नॉट बिफोर दैट, है ना। उसने साफ साफ लिख रखा है इसमें कि अगर उसके पहले का होगा तो इट विल बी रिजेक्टेड, तो वो ध्यान रखना है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। दूसरा इसमें लिखा है कि डो नॉट हाइड एनी इंफॉर्मेशन, कोई हाइड नहीं करना है किसी इंफॉर्मेशन को। जैसे हमने एमए में एडमिशन लिया है या एमए परस्यू कर रहे हैं और 3 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे, देन यू मस्ट राइट दैट आई एम परस्यूइंग एमए। हाइड करेंगे तो समस्या हो जाएगी उसमें। वो डिसऑनेस्टी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इंटरव्यू तक पहुंचे और इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 3 साल से क्या कर रहे हैं, तो अगर कहीं बाय द वे संदेह हो जाए कि आप कुछ कर रहे हैं और एमए का की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपने लिखा क्यों नहीं, वाई डिड नॉट यू राइट मेंशन इट इन डेफ। तो हाइड नहीं करना है और गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ये ध्यान रखना है उसका, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि अलग अलग सबको बताने से बेहतर है कि कितने लोगों को भरना है। सभी को भरना है मेरे ख्याल से, सबको भरना है। किसी ने नहीं भरा अभी तक, है? कहाँ कंफ्यूजन है? ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन है प्रेफरेंस में है, हॉबी में, हॉबीज में भी है। तरह तरह की हॉबी याद आ रही होगी जैसे जैसे प्रधानमंत्री की आलोचना करना, है? हाँ। तो बहुतों की बहुत अजीबोगरीब हॉबी होती है जो परीक्षक को भी देख कर लगेगा कि कहां से पैदा हुआ यह व्यक्ति, है ना। तो वो ध्यान रखना है, कुछ का कुछ नहीं लिख देना, और ऐसी हॉबी लिखनी जिसका उत्तर दिया जा सके। तैयारी तो करेंगे जरूर उसकी, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हॉबी को मेंस की तरफ तैयार किया है, ऑप्शनल पेपर की तरह लगना चाहिए कि वो हॉबी है। वह मान लिया गाना सुनना हॉबी है, तो सपोज गाना सुनना हॉबी अगर, तो गाना सुनते हैं ना, रिसर्च तो करते नहीं उस पर। अगर उसने यह पूछा कि इस गाने का जो राग है, जिस राग पर बेस्ड है यह गाना, उसका सरगम क्या है, और मैंने बता दिया, इसका मतलब मेंस की तरह तैयारी करके आए। गाना सुनना हॉबी है नहीं, क्योंकि गाना सुनने वाले इतना अनुसंधान नहीं करते गाने पर। करते हैं अगर गाना सुनते भी हैं तो। या अगर फिल्म देखना हॉबी है तो फिल्म के बैकग्राउंड में क्या था इसका अनुसंधान करते हैं, या सिनेमा देखते हैं सीधा सीधा। या हम यह लिख देते हैं कि वॉचिंग मूवीज विथ सोशल मैसेज, तो मैसेज रिव्यू पढ़कर जाते हैं सिनेमा देखने, ये तो होगा नहीं। जो हमें मूवी नजर आई, अच्छी लगी या बुरी, नई मूवी कोई आई है तो हमने ट्राई कर लिया देखने, कहीं पढ़ते हैं कहीं उसका रिव्यू क्या आया है, पहले फिल्म के आलोचकों ने क्या लिखा उसके बारे में, उसमें कहीं कोई सामंतवादी मानसिकता वाली मूवी है तब देखेंगे, ऐसा तो करते नहीं। इसका मतलब ही है कि जो हमने लिखा है दैट इज फेक। तो बिना प्रश्न पूछे मुझे इंप्रेशन मिल जाएगा कि यू आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो कोई भी चीज अनावश्यक नहीं लिखनी है जो लिख रहे। इसलिए मैंने कहा कि डेफ में जो होता है वह सामने होता है बोर्ड के, और उसी डेफ से 99% प्रश्न होंगे, बाकी क्वेश्चन इधर उधर के बहुत कम होते हैं। ट्रंप के से शासन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए होता है। कन्वर्सेशन कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो बात करने के लिए चाहिए ना, तो वो कन्वर्सेशन के लिए कुछ टॉपिक्स इधर उधर के पूछ दिए जाते हैं जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज फोकस इज ऑन योर डेफ, वहीं पर फोकस, चूंकि व्यक्तित्व का परीक्षण करना है वहां। अब अभी क्या है कि यूपीएससी ने एक काम अच्छा जरूर किया है कि पीटी के समय ही इंटरव्यू तक की मानसिकता विकसित करा दी है। फील होने लगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, नहीं, बात मैं भी तो वही कर रहा हूं ना, बात कि हमें फॉर्म भरना है तो वहां तक को सोचकर भरना है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या किया है, इसका लाभ, पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसका, कि हम लोग कक्षा में, कम से कम मैं तो हमेशा यह कहता रहा हूं कि अगर तैयारी अच्छी करनी है और सेलेक्ट होना है तो टारगेट वहां होना चाहिए, इंटरव्यू। अगर वहां टारगेट करेंगे तो पीटी और मेंस अपने आप कवर हो जाएंगे उसमें। अगर पीटी को टारगेट करेंगे तो पीटी हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। समझ में आई बात है? तो योर प्रिपरेशन हैज टू बी इंटीग्रेटेड।
तो इसने फॉर्म्स को इंटीग्रेट करके यह हमें मैसेज दिया है कि तैयारी भी हमारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। रीजन जो हो फॉर्म को इंटीग्रेट करने का, रीजन तो सबको पता है ना, थैंक्स टू, क्या नाम था उसका, पूजा खेड़कर, थैंक्स टू दैट। तो एक किसी लड़के ने कमेंट किया भी है सोशल मीडिया पर कि थैंक्स टू पूजा खेड़कर, अगर वो नहीं होती तो मैं इंटरव्यू की फीलिंग नहीं डेवलप कर पाता। तो उसने फील करा दिया सबको कि इंटरव्यू तक पहुंचने पर क्या होता है ना। तो एक तो मैसेज यह है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड मैसेज थ्रू दिस। इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, ना कि उसको अपने ऊपर प्रेशर बना ले, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्रीमी लेयर वाली बात है, मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना। बाकी तो इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से कि नेम में क्या लिखना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना कि नेम में क्या लिखना है, ईमेल क्या लिखना, मोबाइल नंबर क्या लिखना है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। डेट ऑफ बर्थ भी बताने की जरूरत नहीं है क्या है, नहीं ना है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट फैक्स नंबर, ईमेल, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, नेशनलिटी, मदर टंग, ये सब हमारे प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। जितने भी शब्द हैं ये सब यहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। इंटरव्यू का क्वेश्चन डेफ देखकर सामने, नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या अंतर। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो क्या भारत की राष्ट्रीयता आपकी है, या क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो राष्ट्रीयता भारत की नहीं हो, नागरिक भारत का हो, किन परिस्थितियों में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पिकअप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जेंडर, तो जेंडर जस्टिस क्या होती है, ध्यान परीक्षक का जाएगा सामने तो पूछ दिया जा सकता है कि लैंगिक न्याय किसको कहते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होती है। तो हमें फॉर्म भरने के साथ साथ इस पर भी गौर करने की जरूरत है तैयारी के दौरान, ठीक है ना। मदर टंग तो भर ही सकते हैं, मदर टंग में दिक्कत है, मतलब जो मदर टंग है वो भरेंगे, है भाषा होनी चाहिए, बोली नहीं, भाषा होनी चाहिए। क्षेत्रीय होगी तो बोली होगी, वो डायलेक्ट होगा। हिंदी है ना, हिंदी है ना, जिसकी स्पेनिश है वो भरेगा स्पेनिश। मेरे ख्याल से सबके यहां तो हिंदी ही होनी चाहिए, अंग्रेजी तो जबरन पढ़ी होगी या ऐसे मतलब सीख लिया, वो अलग की बात है। मातृभाषा की पहचान कैसे होती है, जिस भाषा में हम सपना देखते हैं वही मातृभाषा है। दिन भर कितनी भी अंग्रेजी बोले, सपना हिंदी में ही आएगा। सपने में अंग्रेजी, सपना अगर भोजपुरी है तो सपना भोजपुरी में आएगा, जो फील कराता है कि यू आर लिंक टू द ग्रास रूट। अंग्रेज सपना भी अंग्रेजी में ही देखेगा ना, नहीं, हमारा सपना अंग्रेजी में नहीं आता। तो खैर मदर टंग में जो हिंदी भाषा लिखे, डायलेक्ट नहीं लिखना है, भाषा लिखा जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है नो चेंज इन द कम्युनिटी स्टेटस ऑलरेडी इंडिकेटेड बाय कैंडिडेट इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म for this examination will be allowed by the commission except in the circumstances mentioned in the rule 26 of CSE rules 2025। हमने जो कम्युनिटी लिख दी है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी यहां जनरल लिख दी और मेंस में ओबीसी लिख दिया, वो नहीं कर सकते हैं। जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, अगर मेंस का फॉर्म उसने फिल कराया भी दोबारा, तो आपने जो इंफॉर्मेशन यहां दिया है कम्युनिटी वाइज, वही इंफॉर्मेशन वहां भी रहेगा। इसलिए सुझाव यह है कि फॉर्म भरने के बाद सॉफ्ट कॉपी में तो रहेगा ही, यू मस्ट टेक अ प्रिंट आउट एंड प्रिजर्व इट, राइट, तो ध्यान में रखना है। दूसरा है, इन केस यू आर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट, अपलोड a scanned copy of certificate in prescribed format in support of your claim. The certificate must be issued latest by the date of closure of online application form for civil services preliminary exam। ये समझ में आ रहा है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। किसी ने फोन किया मुझे कि सर 2022 का सर्टिफिकेट है, 23 का सर्टिफिकेट, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू गेट लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बनवा लिया है, बन गया है,
If in case you are EWS category candidate, upload a scanned copy of income and asset certificate in prescribed format based on the income for financial year 2023-24 for the period from 1st April 23 to 31st March 24 in support of your certificate based on the income of any other financial year shall not be treated as valid. ये ध्यान रखना है. The certificate must be issued on after 1st April 2024. ये भी ध्यान रखना है. ये भी चेक कर लिया है सबने. लेटेस्ट है 2023-24 वाला है. 2-3 महीने. हाँ मतलब इस तारीख के बाद है ना. 1 अप्रैल 2024 के बाद है ना. हाँ ठीक है, उससे क्या दिक्कत. जिसने नहीं बनवाया उसको बनवाना पड़ेगा. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई समस्या है, वो समस्या का समाधान करना पड़ेगा. यू हैव टू. क्योंकि इस बार यह भी संभव हो सकता है कि जो घटना घटी थी पिछले साल, उसको ध्यान में रखकर कमीशन आमतौर पर फॉर्म को देखता नहीं थे. इन जनरल जो हमने फिल कर दिया, अनलेस की कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर दिया है, तो वह रिजेक्ट नहीं होता. इस बार हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए बहुत सारे, है ना. कमीशन इज वेरी कंसर्न्ड, तो बहुत माइन्यूटली देखा जा सकता है किसी चीज को. तो ये ध्यान रखना है इस बार कि हो सकता है बहुत सारे फॉर्म प्रीलिम्स में रिजेक्ट हो जाएं कहीं थोड़ी बहुत गलतियों से भी, है ना. इसलिए स्कोप नहीं है बचने का. इन केस यू आर एन ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट, अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर certificate in prescribed format based on the income for financial year 2023-24, 22-23 and 21-22. ये भी होना चाहिए मेरे ख्याल से सबके पास. बना लिया है या बन रही है? बन रही है. 3 साल वाली ना. नहीं. उसी के बेस पर बनेगी. उसके बेस पर बनेगी. उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं. Not later than the closing date of application for civil services prelim. है? हाँ बिल्कुल वो चल जाएगा. हाँ मैं आ रहा हूँ रिजर्वेशन पर. क्या डाउट है? टेल मी. नहीं कर सकते. इसी तो यही तो समस्या है ना कि दिस इंक्लूड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. 3 फॉर्मेट हैं फॉर्म के, जो 3 स्टेज में भरे जाते थे, है ना. जैसे अभी पार्ट 1 था, तो ये होता क्या था कि इसका एग्जाम मेरिट में तो आता नहीं है, इसके मार्क्स, तो ये सेपरेट था. इसका फॉर्म जो भरा वो खत्म. अब मेंस में जो फॉर्म भरेंगे उसके कुछ इंफॉर्मेशन डैफ 2 में होते थे वहां इंटरव्यू के समय. समझ में आई बात है? तो जैसे डैफ 1 भरते थे हम मेंस के समय, और डैफ 2 भरते थे ये इंटरव्यू के लिए, तो डैफ 1 और 2 में कुछ हद तक समानता होती थी. प्रीलिम्स के फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं होता था. प्रीलिम्स हो गया, सिलेक्शन रिजेक्शन जो हो, वो फॉर्म खत्म. अब वो स्थिति नहीं है. अब ये फॉर्म कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा. नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन इस वर्ष दिया है इस फॉर्म में, वही इंफॉर्मेशन रहेगी, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर तो कर ही सकते हैं. नेक्स्ट ईयर में क्या दिक्कत? नेक्स्ट ईयर तो कर ही सकते हैं. क्या ऐसा क्यों करना है? ऐसा क्यों भर दिया है? अरे हाँ अभी तो है टाइम. 12 तक तो डेट ही है, 11 तक, और 7 दिन और ग्रेस पीरियड है उसमें, तो 18 तक तो बन ही सकता था. इतनी भी जल्दी क्या है? अरे सेंटर मान लिया तमिलनाडु, चेन्नई में मिले, क्या फर्क पड़ता है उससे? परीक्षा देनी है जब, तो अगर सेंटर घर के बगल में थोड़ी सेंटर होगा हमेशा. लेकिन उसमें दिक्कत हो रही है, अब उसका नुकसान हो गया ना.
अगर रिजर्वेशन मिल सकता था और हमने भर दिया जनरल में, तो नुकसान हो गया ना यार। और ये ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं अच्छा कोई बात नहीं अगली बार भरेंगे। कोशिश तो यह होनी कि अगली बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़े। क्या है 4 नंबर है? हाँ हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो 11 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 11 के बाद सर्टिफिकेट बनाए क्या करेंगे? 11 फरवरी 2025 के बाद सर्टिफिकेट बना के क्या करेंगे हम? ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि, लेकिन भारतीयों का कोई भरोसा नहीं है, है? ये लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर भी लिखा है, इसका मतलब कि कुछ ऐसे कलाकार टाइप लोग होंगे ना जो फॉर्म भरने डेट खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट बना रहा है। लगाएगा कहां? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था राइट टू स्लीप पर, सोने के अधिकार पर। बाबा रामदेव वाला जो केस है 2012 का, उसमें राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट, ये कहा था कोर्ट ने। और यह लिखा कि राइट टू स्लीप शैल बी ए फंडामेंटल राइट, शैल बी अंडर आर्टिकल 21, therefore hence every person shall have right to sleep except in court premises। समझ में आई बात है? न्यायालय के परिसर को छोड़कर, मतलब न्यायालय को यह खतरा था कि कोई यहीं सो जाएगा, तभी लिखने की जरूरत पड़ी ना कि एक्सेप्ट इन कोर्ट प्रेमाइसेस। यहां भी वही है कि लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कोई उपाय ही नहीं है। किसका डी? डेजिग्नेशन ऑफ, इसमें क्या दिक्कत है? कहां से बनवाया है? एसडीएम है, तहसीलदार है, कहीं से तो बनवाया होगा ना। किसने इशू किया है? कहां से? हाँ हाँ, सब वैलिड है। नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ इशूइंग स्टेट if you belong to any of the minority communities notified by government, if yes, name of the minority community, whether you are a PWBD or PWD candidate। ये कैटेगरी तो इसमें जहां लिखना है वो नॉट एप्लीकेबल लिखते जाना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बता रहा हूं क्रीमी लेयर पर। क्रीमी लेयर है 8 लाख रुपीज, राइट, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इट इज ग्रॉस इनकम इज इंक्लूडेड, नॉट नेट। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, जैसे फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम में 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनकी इनकम काउंट नहीं होगी। फैमिली इनकम में पेरेंट्स की इनकम काउंट होगी, राइट, और ग्रॉस इनकम काउंट होगी। ऐसा नहीं कि ग्रॉस आया, मान लिया 10,000 रुपया पर या 50,000 रुपया पर मंथ सैलरी है, उसमें से पीएफ कटता है और बाकी कट के कैश इन हैंड जिसको हम कहते हैं, है ना, टेक होम सैलरी, वो हो जाए 40,000, तो हम 40 के बेस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, 50,000 के बेस पर कैलकुलेट होगी। तो ग्रॉस इनकम है, पेरेंट्स का इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड नहीं है। आया समझ में? ये ध्यान रखना है बस। तो आपको क्या समस्या है? तो जिसको कहेंगे बनाने के लिए बना ही देगा। जो इशुइंग अथॉरिटी है, ही अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज क्रीमी लेयर। मुझे उसको यह बताने की क्या जरूरत है? अगर जो अथॉरिटी जहां से सर्टिफिकेट लेंगे हम, उसको तो जानकारी है ना कि ग्रॉस इनकम ही इंक्लूड होती है, और हम उसमें फेरबदल तो कर नहीं सकते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट फेक होगा तब तो बात दूसरी होगी, तब तो फिर दूसरा हाँ, नहीं वो तो फिर रिस्क है ना, वो तो रिस्क कैरी ऑन करेंगे हम। उसकी तो जांच जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद, एग्जाम के बाद, देन थिंग्स विल बी डन। पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही ना, तो उसके हिसाब से अगर जांच पड़ताल में पा लिया जाएगा कि गलत है, फेक है, तब तो फिर बिहाइंड द बार्स इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। फॉर्जरी हो गई ना, ये तो चीटिंग एंड फॉर्जरी हो गई, तो वह तो गलत बात हो गई। लेकिन
जो इशू कर रहा है उसको जानकारी है कि ग्रॉस इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होना चाहिए, उसमें इंक्लूड नहीं होता है ना। बाकी तो फिर नॉन क्रीमिलियर होगा, 8 लाख से ऊपर है तो नॉन क्रीमिलियर हो जाएगा। नहीं नहीं, अपना क्या चलेगा, अपना इनकम तो शून्य है। नहीं, पेरेंट्स का फैमिली इनकम होना चाहिए। कैसे चेंज होगा, इनकम तो वही रहेगी ना, इनकम तो वही रहेगी। एग्रीकल्चर इनकम होती तो घट बढ़ सकती है, वो बिजनेस की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है तो घट बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमने मान लिया आईटीआर फाइल कर दिया है नॉन क्रीमी लेयर के बाद, ठीक है, आईटीआर फाइल तो करेंगे ना, भले हम टैक्स नहीं दें, टैक्स नील होगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा ना मुझे। अगर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसमें इनकम लिखा होगा, 2 लाख रुपया सालाना, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कुछ तो होगा ना ग्रॉस इनकम, उसके बेस पर तय होगा, उसको मैनिपुलेट कर नहीं सकते। तो जो उसमें वही होगा जो भी कहा कि फेक सर्टिफिकेट भले हो सकता है किसी का, तो उस पर हमारा ध्यान क्यों जा रहा है। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर इनकम काउंट होती ही नहीं, टैक्सेबल इनकम काउंट होगी। जिस इनकम पर टैक्स लगता है वो इनकम काउंट होती है हमेशा। एग्रीकल्चर इज आउट ऑफ टैक्स नेट, कृषि आय पर तो कर लगता नहीं ना। तो जो कहा क्या बोला जा रहा है, नहीं नहीं, एग्रीकल्चर इनकम भरा जाएगा वो अलग की बात है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर ओबीसी सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर, वो काउंट नहीं होगा। वो तो लिखा जाएगा, मान हमने लिखा कि फादर इज फार्मर या मदर इज ए फार्मर, तो कुछ तो आय होगी ना, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड चाहिए उसका। प्राइवेट जॉब लिखा जाएगा, सैलरी तो मिलती होगी, सैलरी तो मिलती होगी, कमीशन मिलता हो, कुछ तो होगा ना। तो मान लिया हमने लिखा कि फार्मिंग एंड प्राइवेट जॉब सपोज, या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फार्मिंग से अगर हमने 2 लाख रुपया कमाया तो 2 लाख तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई, और 3 लाख रुपया हमने प्राइवेट जॉब से अर्न किया या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अर्न किया, तो दैट 3 लाख विल बी काउंटेड, मतलब 3 into 12। अगर 3 लाख रुपया पर मंथ है तो 3 into 12, या 3 लाख रुपया सालाना है तो 3 लाख वो हो गया। हाँ, जीरो, इनकम इज जीरो, है ना, वही है ना। हाउस वाइफ को इनकम कैसे होगी, इनकम का सोर्स तो है नहीं कोई, तो लिखा जाएगा जीरो। फादर की जो इनकम होगी फादर की इनकम लिखी जाएगी, घटा बढ़ा के नहीं लिखना है कुछ, ऐसा नहीं। उसका इंटरलिंक्स होते हैं, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब समझ में आएगा वो कि उसके इंटरलिंक्स होते हैं, आपस में जोड़ देगा परीक्षक कि यहां पर 50,000 इनकम है, वहां 40,000 कैसे है, ओबीसी सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर में कैसे है, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो घटा बढ़ा के नहीं लिखना है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम भरी गई होगी वो होगी, अदरवाइज एक औसत निकाल लेना है ना। आस्क योर फादर एंड देन फिल द इनकम। जीएसटी से मतलब नहीं है, नहीं जीएसटी से क्या मतलब, आईटीआर होना चाहिए। आईटीआर तो फाइल किया है तो आईटीआर में जो इनकम होगी वही होगी, नहीं तो उसके बाद भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्यों नहीं किया, उसके बाद तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो ये तो ऐसा ही अपराध है, ये तो ऐसा ही अपराध है। क्या नहीं, आईटीआर एक बार फाइल किया तो करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे, नहीं कुछ भी करेंगे, आईटीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा ना। लिखा जाएगा कि बिजनेस इज क्लोज्ड, आई हैव नॉट नो इनकम, कुछ तो करेंगे ना। यू हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट को, वंस यू आर विद द आईटीआर रिटर्न फाइल कर दिया है, सरकार को सूचना दे दी है,
तो सरकार तो पैन के हिसाब से तय कर सकती है ना, पैन नंबर, पैन कार्ड से देखकर। परमानेंट अकाउंट नंबर इसीलिए तो बनाया गया है। हाँ 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 90,000 पर एनम किस साल? 25 की तो जरूरत ही नहीं, 23-24 चाहिए। 3 साल, बाकी 3 साल का देखना होगा, तीनों साल का चाहिए। हाँ कहीं से भी बन सकता है, ब्लॉक से भी बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट से भी बन सकता है। चॉइस इज योर्स। नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं, चॉइस इज योर्स, है ना। ब्लॉक से ही बन जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट से बनवा लो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ब्लॉक से ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, ठीक। इशुइंग अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल, तहसीलदार से बन जाएगा। हाँ इसमें 4 कॉलम मांग रहा है, व्यवसायिक, एग्रीकल्चर, पेशा और अन्य। इसमें सर जैसे किसी के पापा जो है व्यवसाय करते हैं, आईटीआर दाखिल करते हैं, तो और एग्रीकल्चर भी है, इसमें क्या अलग अलग राशियां भरी जाएंगी? एग्रीकल्चर को अलग कर देना है। इनकम जनरेट ना हो रही हो, केवल अपने परिवार का भरण पोषण हो। हाँ हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर इज सेपरेट, एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ पेशा क्या भरेंगे? कुछ तो होगा, प्राइवेट, पब्लिक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ तो होगा। कहीं कोई ना कोई इनकम का सोर्स तो होगा ना। तो कहीं तो हो, आईटीआर में लिखा होगा ना सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो तो लिखा होगा उसमें। मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो मैं लिखूंगा ना कि मेरा सोर्स क्या है अर्निंग का, वेदर इट इज बिजनेस और ए सर्विस और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ तो लिखेंगे ना उसमें कि इस स्रोत से मेरे पास इतनी आय आती है। तो आज की फादर व्यवसाय में और पेशा में कितनी कितनी, जैसे आईटीआर 5 लाख का है, व्यवसाय में कितनी राशि भरी जाएगी? और दोनों में वही भरी जाएगी। दोनों में वही भरी जाएगी। भर देंगे तो आईटीआर हो जाएगा टोटल लॉस करके जो है 10 लाख। अरे नहीं नहीं, 10 लाख कैसे हो गया? अलग अलग थोड़ी होगा, 10 लाख नहीं होगा वो। आईटीआर के बेस पर अगर भरा जाएगा तो आईटीआर तो एक ही इनकम शो करेगा ना, हम उसको जो जिस रूप में लिखे। ओनली एग्रीकल्चर इनकम हैज टू बी सेपरेटेड, बस। ईडब्ल्यूएस तो हाँ, लैंड भी है उसमें, नॉट मोर देन 5 एकर्स, यही है ना। तो उससे ज्यादा होगा तो फिर यू आर नॉट ईडब्ल्यूएस। पूरी फैमिली 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 की ही अपने नाम से तो अभी होनी नहीं चाहिए। मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर। फैमिली में वही लोग शामिल होते हैं दोज हु आर नॉट एडल्ट्स। जो एडल्ट है दे आर आउट। तो पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के नाम पर जो जमीन है वह, ठीक है, वह इंक्लूड होगी, ठीक है। और कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से, वो तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो गई, वह तो पैतृक संपत्ति हो गई जो अभी पेरेंट्स के नाम पर नहीं भी हो सकती। नहीं, दैट इज अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो हमारे नाम की संपत्ति नहीं है ना, वह नहीं होगी काउंट, नहीं होती अकाउंट, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए पार्टीशन और डिवीजन, उसका कहीं कोई दस्तावेज अगर है तब, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। पेरेंट्स के नाम पर नहीं होनी चाहिए। है तब तो होगा ही, तो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, 5 एकड़ से कम होना चाहिए। 5.2 भी होगा then it will be rejected। दूसरा क्या है कि अगर हमें यह लगेगा कि मेजर कौन करेगा, 5 एकड़ है कि 5.5 एकड़ है, मेजरमेंट कौन करेगा? तो मेजरमेंट सरकार के सर्वे डिपार्टमेंट से हो जाता है।
सरकार से आदमी तब तक बचता है जब तक सरकार बचाना चाहती है। इसलिए ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 5.5 एकड़ भूमि है, किसी ने सुझाव दे दिया कि अरे आधे एकड़ में क्या होता है, कौन देखेगा इतना, वो कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। निजी व्यवसाय कुछ भी हो, इनकम जो है वो बताना है, व्यवसाय से मतलब नहीं। व्यवसाय सरकारी है कि निजी है कि स्वरोजगार है, इट हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज योर इनकम। हमारी इनकम क्या है, वेदर यू आर बीपीएल और ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, व्हाटएवर जो भी है वह इनकम के बेस पर तय होगा। व्यवसाय की प्रकृति से क्या मतलब। मैं अगर जैसे अभी मैं किसी का फॉर्म देख रहा था इंटरव्यू में, हिज फादर इज अ लेबरर इन महाराष्ट्र, तो उसने लिखा लेबर इन कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसने लिखा है एवरेज इनकम निकाला उसने, तो उसने मुझसे यह कहा कि ही अर्न्स पर डे, तो पर डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक औसत दिन हो सकता है 10 दिन महीने में काम नहीं हो, ये भी तो हो सकता है 20 दिन काम में 10 दिन नहीं है, तो औसत इनकम मंथली क्या है उसकी, तो उसने औसत करके निकाल के कैलकुलेट कर लिया कि 12 महीने में क्या इनकम होगी। उसी हिसाब से व्यवसाय मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि हमारी इनकम क्या है, वो भी आपकी उससे कोई आपके सिलेक्शन रिजेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग टू दी गवर्नमेंट, वो इंक्लूड हो जाएगा ना। मैं क्या है, हाँ मैं देख, हाँ हाँ देखता हूं, मैं बता रहा हूं। वो तो ओटीआर इसमें तो आएगा नहीं, डेफ में। क्या है 4 कॉलम, रेजिडेंस या फ्लैट है कि नहीं, तो लिखा होगा साफ साफ, क्या दिक्कत है उसमें। ये तो इसका है ना, ये तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये तो समझ में आ गया। अब एक एक करके आता हूं, ये तो आ गया समझ में। फैमिली इनकम, फादर का इनकम, मदर का इनकम, जो भी लिखना है। मदर्स प्रोफेशन, इफ फादर इज इन सर्विस पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड व्हाटएवर, जो भी लिखना है। प्राइवेट जॉब है, पब्लिक सेक्टर जॉब है, क्या है वो बताना है, और ये भरना है व्हाटएवर जो भी है। लैंग्वेज मीडियम, बहुत सारे लोग मेंस लिखते हैं अंग्रेजी में, इंटरव्यू देते हैं हिंदी में, है ना, तो बहुत सारे लोग हिंदी में मेंस लिखते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं, तो आपका चॉइस है। लेकिन ये बाध्यता नहीं, इंटरव्यू में दोनों भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिख दिया, यहाँ हिंदी उसने पूछ दिया अंग्रेजी में, तो लड़ जाएंगे जाकर के। हिंदी में कैसे, अंग्रेजी में कैसे पूछा, तो तो वो ध्यान रखना है ना। यहां लिखा है नॉट एप्लीकेबल। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और मदर का भी। स्टेट टू विच फादर योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, है ना। ये जो भी भरेंगे ये सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ क्वेश्चन। हमारा बर्थ प्लेस कहां है और फादर मदर का ओरिजिनल प्लेस कहां है, वो सभी से प्रश्न बन सकते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद है, हाँ ये बहुत खतरनाक है, इसमें ध्यान से भरने की जरूरत है। 10th और इक्विवेलेंट। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान ये रखना है, कल एक बहुत महान व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी, जिसने यहां लिखा, ग्रेजुएशन वाले में लिखा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा फेमिनिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन,
और ये जो स्पेस है यहां तक ऐड करके ऐसे करके नीचे तक, जब उसने दिखला, गनीमत यह था कि उसने भेजा नहीं था, है ना, उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि ये क्या सब्जेक्ट पे चैप्टर थोड़ी लिखना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, चैप्टर नहीं बताना उसको, है ना, ईयर ऑफ पासिंग सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं बस। लेकिन आपकी तैयारी के लिए यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न होते हैं इंटरव्यू में। हाँ, मेन सब्जेक्ट तो मेंशन करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे मे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्कूल टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन। स्कूल में जो पढ़ा वहां से भी प्रश्न होते हैं। जैसे स्कूल में साइंस पढ़ा था 12th तक मान लिया, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया और फिर हिस्ट्री में एमए कर लिया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन हो जा सकता है जो स्कूल में पढ़ा है ना। सो दिस इज वेरी सेंसिटिव एरिया, है ना, तो इसमें तो आप कुछ फेरबदल कर नहीं सकते, जो है वही रहेगा ना, तो वो ध्यान रखना है उस पर। हाँ, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशंस। ठीक है, अगर ऐसी दुर्घटना हुई है कभी, हाँ हाँ, 3 सब्जेक्ट होगा ना ग्रेजुएशन में। हाँ, नहीं, मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। हाँ ठीक है, मेजर सब्जेक्ट लिखना है। अगर ऑनर्स लिखा है तो मेन सब्जेक्ट लिखा जाएगा ऑनर्स में, बस 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 बस। नहीं 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 नहीं, केमिस्ट्री उतना ही काफी है, जितना लिखेंगे उतना खतरा होगा। केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो हो गया केमिस्ट्री। ऑनर्स का लिखा जा सकता है, 2-3 सब्जेक्ट लिखे तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने लिखा हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश और सोशियोलॉजी, तो सबसे प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से। हाँ भरना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम मेन सब्जेक्ट भर रहे हैं ऑनर्स का तो उतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा है बीए ऑनर्स, तो ऑनर्स मेरा सोशियोलॉजी में है, मैंने सोशियोलॉजी लिख दिया। अगर वो पूछता है कि सोशियोलॉजी के अलावा और क्या सब्जेक्ट पढ़ा था ग्रेजुएशन में, तो मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री भी पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था, बट दैट वाज माय सब्सिडियरी पेपर्स, माय मेन सब्जेक्ट वाज सोशियोलॉजी। लेकिन अगर हमने उसमें लिखा है कि सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, तो हमने उसको इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो इंफॉर्मेशन दिया तो प्रश्न तो पूछ ही सकता है बा। कर सकते हैं, करना चाहिए इसलिए कि अगर जॉब किया है तो उस जॉब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है देन इट विल बी योर कंफर्ट जोन। नहीं, मान लिया 2 साल कहीं काम किया है किसी कंपनी में, अगर वहां से क्वेश्चन होते हैं तो हम उसका आंसर दे सकते हैं अच्छे से कि क्या काम किया था, है नहीं, तो हम कंफर्ट जोन में रहेंगे अपने इंटरव्यू के। हाँ हाँ कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उस समय अगर गैप बहुत हो रहा है, मान लिया ग्रेजुएशन के बाद गैप अगर ज्यादा है, तब तो फिल जरूर करना चाहिए। इट शुड लुक लाइक दैट यू आर नॉट सिटिंग आइडल। हम कहने को कह देते हैं कि 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो इंप्रेशन खराब होता है। तो गैप बहुत अगर लंबा हो रहा है, 3 साल 4 साल से ज्यादा का गैप अगर है, तो वहां पर कुछ होना चाहिए। तो वहां पर अगर जॉब किया है तो एक डाइवर्सन होता है कि हमारे लिए एक अपने मन लायक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये एडवांटेज है उसका। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड एट दिस, यहां पर ध्यान यह रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर रोल नंबर नहीं है आपके पास, यह लिख रखा है उसने 0000 करना है, नहीं दिया ही नहीं तब क्या टेंशन है, तो 00 ऐसे ही है, दिया है रोल नंबर नहीं है तब, है ना।
अब यहां पर सबसे खतरनाक एरिया है ये वाला, पॉइंट नंबर 20। ठीक है, इसमें क्या है, यहां लिखना है प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स एटसेट्रा। ये आमतौर पर वो होगा जो हमने स्कूल कॉलेजेस में प्राप्त की हैं, और अगर रिलेटेड एकेडमिक से है तब एकेडमिक से रिलेटेड होना चाहिए इन जनरल, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अगर ऐसा है तो 1 2 3 जो भी है वो सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, कोई भी चलेगा। स्पोर्ट्स एनसीसी तो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई गेम खेला है उसमें कोई सर्टिफिकेट है तब ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जबरन नहीं फिल करना है। यहां भी ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, फिर से प्रश्न का इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव थिंग्स, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को गाइड करता है। तो अगर हमने यहां पर कोई भी चीज भरी है तो वह उससे प्रश्न बनेगा ही, ये बहुत स्वाभाविक है। हाँ, इंस्पायर तो बहुत अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, मिली है ना। हाँ हाँ, बस इंस्पायर इज वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछा जाए, जैसे इसमें लिख दिया कि इंस्पायर स्कॉलरशिप, तो इंस्पायर क्या है, क्या किया था ऐसा जिससे कि स्कॉलरशिप मिली थी, है ना, ये पूछा जाएगा। तो एकेडमिकली कोई भी चीज अगर है हमारे पास, तो मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है स्कूल कॉलेज का, है ना। नहीं भी भर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो नहीं भरेंगे, तो क्यों नहीं भरेंगे तब, क्यों नहीं भरेंगे? अगर नहीं है तब तो उसका आंसर दे सकते हैं हम कि मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, स्कूल के कॉलेज के लेवल पर, स्कूल से हो, यूनिवर्सिटी का हो, प्राइवेट कहीं पर कोई फंक्शन हुआ हो, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम उसको अपने व्यक्तित्व का डाइवर्सिफिकेशन है यह, कि यू आर डाइवर्सिफाइड इन योर अप्रोच, इन योर थिंग्स सिंस योर चाइल्डहुड। बचपन से मेरी डाइवर्सिटी है, मैं एक से अधिक काम कर सकता हूं, एकेडमिक्स में अच्छा काम किया है मैंने, वह उसके लिए है। इट इज वैल्यू एडिशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो अगर है तो उसमें अवश्य लिखा जाएगा, नहीं है तो गलत नहीं लिखा जाएगा। हाँ, अरे स्काउट वगैरह तो बहुत अच्छी चीज है, स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, ये सब तो बहुत अच्छी चीज है ना, दे आर वेरी गुड फॉर पर्सनैलिटी। तो वो यहां पर वो भरना है। लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, इसमें ये बचना है। कुछ लोग लिख देते हैं क्लास मॉनिटर, ये सब नहीं लिखना है यहां। अभी मैंने इंटरव्यू लिया है परसों, हेड बॉय लिखा था उसने, तो मैंने कहा था कि घर में लिख देना आई वॉज लीडर इन माई हाउस। तो ये सब नहीं लिखना है मॉनिटर थे या क्या काम कर रहे थे। लीडरशिप का मतलब कुछ और, कि क्रिकेट टीम को लीड किया था, कोई स्पोर्ट्स टीम स्कूल की थी वो लीड किया, उस तरीके का लीडरशिप है। नहीं तो जबरा नहीं लिखना है इसमें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज। इंटरेस्ट क्या है और हॉबी क्या है? हॉबी वह चीज होती है जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करती है बस, राइट। जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो वह सबसे अच्छा तरीका होता है हॉबी को फॉलो करना, सो दैट यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस, है ना। तो जिस काम को करने में मुझे खुशी मिलती हो वह मेरी हॉबी है। अदरवाइज इंटरेस्ट तो 100 हो सकते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने लिखा रीडिंग नॉवेल्स या रीडिंग स्टोरीज, तो उससे मुझे एक मेरा इंटरेस्ट भी हो सकता है वह। लेकिन मैं गाने सुनता हूं अगर, तो लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड रीडिंग स्टोरीज दोनों लिखा, दोनों हॉबी भी हो सकती हैं, इंटरेस्ट भी हो सकता है। कि मैं कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स फाइन। लेकिन जब भी मुझे स्ट्रेस होता है देन आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो हमें यह ध्यान रखना है। बहुत भारी भरकम हॉबी लिखने वाला जो एक अप्रोच हो गया है आजकल, उससे बचने की कोशिश कीजिए, है ना। पिछले बहुत साल पहले, मैं तो पिछले
20 साल 24 साल से मॉक इंटरव्यू ले ही रहा हूं, तो उसमें कुछ का कुछ लिख दे रहे हैं और वहां जाकर उलझ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ये कैसे हॉबी हो सकती है? मॉर्निंग वॉक, वॉकिंग हो सकती है। रात में अगर घूमने का मन करे तो मॉर्निंग वॉक कैसे करेंगे? नहीं, वो हॉबी नहीं हो सकती है। देयर इज नॉट, हॉबी शुड बी, देखो दिस इज योर एज ग्रुप, ये जो एज ग्रुप है उसमें हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो एक कॉमन यंग आदमी की हॉबी हो सकती है। एक लड़के ने लिखा विपासना, मेडिटेशन, लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग्स और भी कुछ लिखा ऐसा ही। तो बोर्ड ने यह पूछा कि उम्र तुम्हारी कितनी है? उसने कहा सर 24 साल। तो उन्होंने कहा कि 24 साल की उम्र में 70 साल वाली सब आदत है। विपासना करके उठते होगे तो ध्यान लगाते होगे, ध्यान लगा के उठोगे तो भजन सुनोगे, भजन सुनोगे तो कुछ और काम कब करोगे? पूरा जीवन तो इसी में बीत गया। तो जब 70 साल के हो जाओ तो संन्यास ले लोगे। तो हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि यू आर यंग पर्सन। वॉचिंग मूवी हो सकती है, प्लेइंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता, डायरी राइटिंग हो सकती है, कहानी पढ़ना सुनना हो सकता है, गाना हो सकता है, कविता लिखना हो सकता है। कुछ इस तरह की कुछ हॉबी होनी चाहिए जो लगे कि यंग व्यक्ति की कोई हॉबी है। हाँ, हो तो ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग इज अ गुड हॉबी। हाँ, गेम तो है ही। यहाँ गेम तो यहां भी हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो करना है। जो भी भरेंगे उससे प्रश्न होगा, उस पर ध्यान रखना है। केवल इस बात का ध्यान रखना, ये सेक्शन बहुत सेंसिटिव सेक्शन है, इससे इंटरव्यू टर्न हो सकता है इधर उधर। जस्ट नहीं, दैट इज नॉट ए हॉबी, दैट इज नॉट ए हॉबी, दैट इज फॉर योर हेल्थ। हो सकता है, बट दैट इज प्राइमरली फॉर हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, दैट इज फॉर फिजिकल फिटनेस मेनली। हाँ, नहीं, ऐसा कैसे होगा? कुछ तो एक अच्छा लगता होगा ना, लूडो वगैरह छोड़कर। प्लेइंग लूडो नहीं लिखना है। हाँ, चेस तो बहुत अच्छी चीज है, तो लूडो छोड़कर, है ना, या जो महाभारत में खेला जाता था चौपड़, वो सब छोड़कर चेस लिख सकते हैं। चौपड़ का ही दूसरा रूप है, चेस लिख सकते हैं। दो भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जिम अगर लिखना है तो इंटरेस्ट में लिखा जा सकता है, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ कोई हॉबी जैसी कोई चीज होनी चाहिए। जैसे मान लिया हमने लिखा जिमिंग, तो उसने पूछा कि क्यों, तो कहा जाएगा कि नहीं सर ये मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम है, इट रिलीजेस माय स्ट्रेस। और फिजिकल फिटनेस तो है ही, मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है ये। लेकिन इसके साथ साथ आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स, इस रूप में उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो लिखा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। केवल वह लिखकर नहीं छोड़ेंगे, कोई एक सिंपल सी हॉबी चाहिए, होनी चाहिए ऐसा। हाँ, क्या? हाँ, लिखा जाएगा। सोलो ट्रैवलिंग है एक, तो वो लिखा जाएगा, है ना। मीटिंग न्यू पीपल, गुड मीटिंग स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू पीपल, ये लिखा सकता है। कुकिंग भी हो सकती है, बशर्ते कि चावल दाल सब्जी छोड़कर क्या बनाते हैं, है ना। और यह उत्तर नहीं होगा कि सर जब तैयारी कर रहा था तो हॉबी डेवलप हो गई थी, इससे बचना है। इससे कुकिंग में कुछ स्पेसिफिक डिश होनी चाहिए विच लुक्स लाइक दैट इट इज योर हॉबी। लेकिन ये क्यों ऐसी हॉबी है कुकिंग? कुकिंग बहुतों की हॉबी है, बहुतों को देखता हूं मैं कुकिंग लिखे हुए, तो हाँ, वो तो आवश्यकता हो गई।
हॉबी क्यों है वह? तो मजबूरी भी है। मान लिया कविता लिखना किसी की आदत है, गाना गाना किसी की आदत है, गाना सुनना है, तो रात के 2 बजे भी करता है। 2 बजे उठ के खाना कहां बनाने लगेगा? 2 बजे नींद खुलेगी, मन खराब लग रहा है तो किचन में चला जाएगा है? कोई पूछेगा क्या करते हैं, 2 बजे तो डोसा बना रहा हूं सर, इसलिए कि स्ट्रेस हो गया है बहुत। तो कुछ ऐसा लगना चाहिए ना कि हॉबी जैसी लगनी चाहिए। नहीं नहीं तो वही होगा जो बताया तो था उस दिन, बोर्ड ने कहा था कि बाइक चलाना हॉबी तो आवारागर्दी छोड़ के और क्या करते हो। तो राइटिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है, राइटिंग पोएम हो सकता है, कुकिंग भी हो सकती है, बशर्ते कि कुछ स्पेशल डिश चाहिए हो। नहीं रनिंग वनिंग नहीं, रनिंग वनिंग दैट इज इंटरेस्ट। मेरे सुझाव पर चलेंगे तो वह इंटरेस्ट है। वॉचिंग क्रिकेट हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग एनी गेम, नॉट क्रिकेट, एनी गेम, कोई भी गेम स्पोर्ट हो सकता है। नहीं स्पेसिफाई नहीं करना है, कुकिंग लिखा जाएगा। अगर ये होगा कि कुकिंग स्पेशली, ये लिख सकते हैं, एक नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे कुकिंग स्पेशली दिस, इसका मतलब है कि आई एम हैप्पी विथ कुकिंग एनीथिंग बट आई हैव एन एक्सपर्टीज ऑन दिस, ये मैसेज जाएगा उसके पास। अगर एक चीज लिख देंगे कि कुकिंग ओनली दिस, इसका मतलब है यू हैव ए बायस। समझ में आई बात है? हॉबी से वह टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू आर फेयर और बायस्ड और इम्पार्शियल क्या है, किस तरह का व्यक्तित्व कैसा है, सोचने की क्षमता कैसी है, इससे पता चलता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व एक्सरे होता है इससे 5 मिनट के अंदर, कि हम जिस तरीके से उत्तर देंगे अपना हॉबी पर, उससे हमारे व्यक्तित्व को बहुत आसानी से समझा जा सकता है विद इन 5 मिनट्स, है ना। तो उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसा कोई चीज नहीं लिखना, हल्की हॉबी लिखनी ताकि बहुत उलझने का खतरा नहीं रहे। थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ेगा ना। अगर वास्तविक हॉबी है भी बहुत गंभीर तो वो बचने की जरूरत है उससे, नहीं तो पता चलेगा कि दे आर एक्सपर्ट्स, ही विल बी इन ट्रबल। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, किस तरह की मूवी है, क्यों दिखना पसंद है, ऐसी हॉबी कैसे डेवलप हो गई, लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है ना, क्या देखना पसंद है, मूवीज का चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है मूवीज में, राइट, बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। मायने यह रखता है, मेरे ख्याल से पहले भी कहा है मैंने, कि इंटरव्यू में और मेंस में एक बुनियादी अंतर यह है कि मेंस में कैसे लिखा है हमने वह मायने कम रखता है, क्या लिखा है यह ज्यादा मायने रखता है। कंटेंट, वेदर हमने उसको पैराग्राफ में लिखा है या पॉइंट्स में लिखा है या स्केच करके लिखा है, वो कम मायने रखता है। मायने रखता है कंटेंट उसका। इंटरव्यू में हमने किसी कंटेंट को कैसे कहा है बोर्ड के सामने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाइल यू स्पीक यू कैनॉट लुक एट योर ओन आईज। है समझ में? हम अपनी आंखों पर नहीं देख सकते ना, अपनी आंखों को बोलने के दौरान, बट द बोर्ड मेंबर्स आर सीइंग योर आईज एंड योर आईज विल टेल एवरीथिंग। वो पता चल जाता है वेदर यू आर टेलिंग लाइज और यू आर कॉन्फिडेंट और नर्वस और स्ट्रेस्ड, वो समझ में आ जाएगा। आंसर दे भी रहे हैं, अगर अच्छा आंसर दे भी रहे हैं, हो सकता है बहुत मीक वॉइस हो जाए, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए कि आई एम वेरी नर्वस, तो कैसे जवाब दिया है वो मायने रखता है। तो मान लिया हमसे यह पूछा जाए कि आप कौन सी मूवी देखा, लेटेस्ट क्या देखा है, उसमें क्या अच्छा लगा, मूवीज में अभी क्या ट्रेंड आया, पिछले 20 साल में क्या ट्रेंड आया है, कोई पहले की मूवी देखी है कि नहीं, क्या ऐसा कभी कंपेयर किया है। अब मान लिया हमसे यह पूछा गया कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी में क्या डिफरेंस है और मुझे नहीं पता, सपोज, मैं कहूंगा कि सॉरी सर मैंने उस पर कभी सोचा नहीं, लेकिन यह वाक्य कैसे बोला गया है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वह बताएगा कि वेदर आई एम ऑनेस्ट और वेदर आई एम मैनिपुलेटिंग द स्टेटमेंट, मैंने उसको मैनिपुलेट किया है बोर्ड को, या मैंने सही उत्तर दिया और मुझे सही में वाकई नहीं पता।
तो उस पर निर्भर करेगा। तो वो तो हम लोग देखेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। वो तो जब व्हेन यू विल फेस द बोर्ड देन विल सी क्या करना है ना। किसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेजर क्वेश्चन तो यही होगा ना कि व्हाट टाइप ऑफ सिंगिंग, कहीं क्लासिकल सीखा है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, कैसे किस तरह के गाना पसंद है, हाउ डिड यू लर्न दिस, कहाँ गाते हैं, हैव यू परफॉर्म्ड एनीवेयर, है ना। बहुत अच्छा, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, एकदम मेंशन करना ही चाहिए, उससे बढ़ी बात क्या हो सकती है। इफ यू आर ए सिंगर एंड यू हैव अर्न मेडल्स एंड प्राइजेस, तब तो उससे बढ़िया हॉबी कुछ है ही नहीं। मेरे एक छात्र से पूछा गया था, या इंग्लिश माध्यम का छात्र था, ही इज इन IRS, तो उसने कोर्स कर रखा था सिंगिंग का, 8th ईयर का कोर्स कर रखा था, आचार्य का कोर्स कर रखा था उसने। तो उससे पूछा गया कि हॉबी तुम्हारी, इंग्लिश मीडियम का छात्र है, तो हॉबी उसमें लिखी थी सिंगिंग। तो बोर्ड ने कहा कि गुलाम अली की यह गजल है, वो गा के सुनाओ। ठीक है, उसने गाया 2 लाइन, उस बोर्ड ने रोक दिया, बोर्ड के चेयरमैन कहा कि नहीं, ये कंपोजिशन तो गुलाम अली ने की है, सिंस यू हैव लर्नड हाउ टू सिंग, सो कंपोज दिस लाइन इन डिफरेंट राग एंड देन सिंग। इस शेर को दूसरे किसी राग में कंपोज करो और कंपोज करके तब गाओ। उसने गा दिया कंपोज करके दूसरे ट्यून में, है ना, तो वो उसका कंफर्ट जोन है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, तो और जेन्युइन अगर हॉबी है ऐसी, देन यू आर वेरी कंफर्टेबल, तब तो फिर व्यक्तित्व का बहुत अच्छा पक्ष है। बाकी तो बोर्ड को भी समझ में आता है कि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो लिख दिया होगा प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो उससे बहुत कुछ, लेकिन अगर ऐसी हॉबी है किसी के पास अच्छी वाकई, जो भीड़ से अलग हटकर है, तो जैसे डायरी राइटिंग है, किसी ने लिखा है स्पेंडिंग टाइम विथ एनिमल्स, ये भी हो सकता है, यू कैन राइट दिस। योगा करना भी हो सकता है, योगा मेडिटेशन भी हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। स्पेंडिंग टाइम विथ एनिमल्स भी हो सकता है, कुकिंग इंटरेस्ट है, यह हो सकता है। कुकिंग से मेरे ख्याल से बचना चाहिए, मेरे विचार से, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, क्योंकि मुझे बड़ा इरिटेशन होता है देखकर हॉबी। तो ऐसा कोई बोर्ड का मेंबर भी तो हो सकता है, नहीं कि अभी जो हम लोग मॉक ले तो उसमें किसी का तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि फिर आ गया वही कुकिंग करना, फिर आगे बनाएगा कुछ, है ना। या तो कहीं या ये राजस्थानी फूड बनाता हूं या गुजराती फूड बनाता हूं या ये करता हूं वो करता हूं, इसी में रह जाएगा यार, ही विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इसका ध्यान इसी में रहेगा कि मसाला कौन सा लें, कहाँ का, तो जिलाधिकारी बन के ही ढूंढता फिरेगा। तो कुकिंग से बचना है, लेकिन अगर कुकिंग वाकई हॉबी है तो ठीक है। अगर लिखना है कुकिंग को, तो उसमें यह ध्यान रखना होगा तैयारी करने के दौरान, जब इंटरव्यू देना होगा तो कुछ 1-2 स्पेशल डिश की रेसिपी सीखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, अगर नहीं भी सीखा तो। क्योंकि वहां यह नहीं होगा कि चपाती बना लेता हूं और चावल दाल सब्जी बना देता हूं, और है ना, वो नहीं चलेगा। 1-2 अच्छी रेसिपी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हॉबी में ध्यान रखना है, जो लिखेंगे उस पर प्रश्न होगा ही, ये बहुत स्वाभाविक है, तो उसको अपने आप को तैयार रखना है। एक ही सर्टिफिकेट में हो जाएगा, एक ही में हो जाएगा, एक ही सर्टिफिकेट में हो जाएगा। इसके बाद 1-2 चीज और है जो इसमें नहीं है, वो मैं बता देता, इस पर तो बाद में आते हैं। जैसे उसमें एक कोचिंग के बारे में पूछा गया है, एक पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस, है ना।
इन सबों का, उसमें यह भी लिखा गया है कि इन सबों का आपके इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज फॉर सर्वे ऑफ यूपीएससी, यानी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक जो भी क्राइटेरिया है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर यह पूछा जा रहा है कि आपने कोचिंग की है कि नहीं की है, तो की है, इसमें बुराई क्या है? कोचिंग कर ली ऐसा थोड़ी चोरी कर ली है कोई, या सबसे छुप कर कहीं धीरे से जाके कोचिंग कर ले, ऐसा तो है नहीं। कोचिंग की है तो लिखा जाए कोचिंग की है, प्रीलिम्स की भी की है, मेंस की है, इंटरव्यू की है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वह यह जानना चाहती है कमीशन कि कितने लोग, कोचिंग का रोल क्या है, कैसे कोचिंग का रोल बढ़ा है, घटा है, क्या है, उसकी जानकारी चाहिए उसको, है ना, ताकि आने वाले समय में कभी कोई पॉलिसी मेकिंग अगर होगी तो जो एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, मान लिया 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 9 लाख लोग लिख रहे हैं कि कोचिंग किया है, इसका मतलब कि रोल ऑफ कोचिंग हैज इंक्रीज्ड नहीं। तो अब वो देखा जाएगा कि कोचिंग जिस तरीके से काम कर रही है तो किस तरह के लोग प्रशासन में आ रहे हैं। अगर प्रशासन में खराब तरह के लोग आ गए तो कोचिंग को कम कैसे किया जाए, उसकी पॉलिसी बनाई जाएगी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि कई कमिटीज ने, नाम लेना ठीक नहीं है, कई कमिटीज ने सुझाव दिया था कि कोचिंग की भूमिका ऐसी हो गई है, पहले सिलेबस चेंज होने के पहले, 2013 के पहले की बात है यह, कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 थे, 2 ऑप्शनल होते थे, जीएस का वेटेज बहुत कम था, तो 1200 नंबर का तो ऑप्शनल ही होता था, है ना। तो अगर कोई ऑप्शनल ऐसा ले लिया जैसे पाली लिटरेचर, तो पता चला कि 450 नंबर आ गया पाली में, देन यू आर इन टॉप रैंक। और कमिटीज ने सुझाव यह कहा कि बहुत सारे कोचिंग ने किया क्या है कि कोचिंग ने उसको रोट लर्निंग के माध्यम से रटने वाली तकनीक सिखला दी है। तो जिस व्यक्ति के पास ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड नहीं भी है उसका भी सिलेक्शन हो गया है, इसलिए कोचिंग के रोल को घटाया जाना चाहिए, राइट। तो सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज कर दिया यूपीएससी ने कि अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते। ऐसा महसूस किया है ना, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके सीधे उत्तर किताब से नहीं मिलते, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए है कि अगर कोचिंग की भूमिका क्या है क्या नहीं है, आपको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। सो यू कैन राइट दैट यस आई हैव टेकन कोचिंग। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है बिना इसको देखे कि आपने कोचिंग की है या नहीं, तो पूछा जाता है तो कहा जाएगा हाँ सर की है। कोचिंग इज सोर्स। जैसे मैंने किताब खरीदी है पढ़ने के लिए, वैसे मैंने कोचिंग भी की थी, इट इज अ सोर्स। तैयारी तो मुझे अपनी ही करनी थी ना, तो सोर्स तो 10 हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, उसने 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, ये आंसर दे रखे हैं उसके, तो जो इच्छा हो उसका भी इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। जो इच्छा वो भरा जा सकता है, पब्लिक सर्विस भी हो सकती है, पावर अथॉरिटी, डाइवर्सिटी चैलेंज भी हो सकता है, सोशल प्रेस्टीज हो सकती है ना। तो अपने ऊपर जो आपको अच्छा लगे वो फिल कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मैंने लिखा कि पब्लिक सर्विस के लिए मैं जाना चाहता हूं तो उसी पर मेरा मार्क्स डिपेंड करेगा, वो बोर्ड के पास नहीं होगा, वो आपको वहां आंसर देना होगा। अगर पूछता है तो फॉर्म में जो लिखा रहेगा ये बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं होगा कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सेवा में, या इसकी जानकारी बोर्ड के पास नहीं होगी। वो सामने पूछेगा कि आप क्यों आना चाहते हैं, तो वहां जो मैं उत्तर दूंगा उस पर डिपेंड कर। ऐसा नहीं कि फॉर्म में लिख दिया है कि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूं, सोशल प्रेस्टीज नहीं चाहता, तो उससे नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए उसमें डरने की जरूरत नहीं। वो फिल कर दिया है, देखा है उसको, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इच्छा हो वो भरा जा सकता है, ठीक है। और इसमें 2 ही बातें थी यहां ध्यान रखना है। अब इस पर आते हैं हम लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर जैसे इसका सीक्वेंस यह है, ये तो मान लीजिए इसको हटा दें अभी, इसका सीक्वेंस यह है, यही है ना 1 2 3। अगर हमने जैसे ये और ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसके जगह पर आईपीएस कर दें या इसके जगह पर आईएफएस कर दें, तब ध्यान आकर्षित होगा। वाई नॉट आईएएस? आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज स्टील फ्रेम सर्विस,
हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा यही होती है। अंतिम इच्छा करने का मतलब मरने के पहले नहीं, परीक्षा में, कि अंतिम रूप से हम आईएएस बन जाएं। अगर मैं आईएएस नहीं बनना चाहता और पुलिस सेवा में जाना चाहता हूं तो कोई ना कोई स्पेसिफिक कारण होगा उसका। ठीक है, तो अगर हमने आईएएस के जगह पर आईपीएस या आईएफएस रखा है तब तो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, लेकिन हमें रखने में कोई समस्या नहीं, आपका चॉइस है। दिस इज अगेन योर पर्सनल चॉइस। आपकी जो इच्छा हो वो पहले रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है ऐसी। ठीक है, हाँ, कारण पूछा जाएगा उसके लिए तैयार रहना है। कारण 2 पूछा जाएगा, आईपीएस क्यों और आईएएस क्यों नहीं। आए समझ, अगर मैंने आईपीएस ऊपर रखा है तो पूछा जाएगा कि आप आईपीएस में क्यों जाना चाहते हैं, वाई डिड यू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वाई नॉट इन आईएएस। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बारे में ध्यान यह रखना है फॉरेन सर्विस के बारे में कि इसमें वैकेंसी बहुत कम होती है, राइट। लेकिन अगर इसको हमने तीसरे चौथे स्थान पर रख दिया मान ले, तो ऐसे भी नहीं मिलेगा बा। आया समझ में, जैसे उसमें 20-25 वैकेंसी है सपोज, या 20 है मान ले, जैसे लास्ट ईयर जो है दैट इज 34, 34 में 2 भूटानीज हैं और 32 भारतीय हैं, 34 लोग उसमें सेलेक्ट हुए आईएफएस में, तो 34 ही को मिलेगा ना। 34 में भी रिजर्वेशन है, 50% मान लिया रिजर्वेशन हटा दें, तो जिसका टॉप 17 आया होगा जनरल कैटेगरी में या ओबीसी, बाकी में टॉप 70, उन्हीं को मिलेगा आईएफएस। अगर 100वां स्थान है तो आईएफएस से बाहर होगा वैसे भी। तो अगर हमने आईएफएस के ऊपर 4 सर्विसेज रख दी हैं, आईएफएस मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं कि उसको 18वां नंबर पर रख दे रहे हैं। डोंट डू दिस, दैट शोज दैट यू आर नेग्लेक्टिंग दिस सर्विस, दैट इज वेरी डेंजरस। इसलिए उसको मान लिया आईएएस भरा, आईपीएस भरा, या तो आईएफएस कर दें तीसरा, या कर दें आईआरएस, यहां कर दें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, या आईआरएस आईटी, इसके बाद कर दें आईएफएस। डोंट मेक इट डाउन टू 17, 18 और 20, उससे खराब इंप्रेशन होगा। ठीक है, तीसरा एक नया ट्रेंड है, यह मेरे पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मानना नहीं मानना आपका आउटलुक है। ये जनरल ट्रेंड है कि हमने आईटी को नीचे कर दिया है कस्टम से। अभी हाल फिलहाल इस वर्ष आमतौर पर आईआरएस इनकम टैक्स ऊपर होता था कस्टम से छात्रों के द्वारा, इस बार हमने उसको नीचे कर रखा है अधिकांश लोगों ने। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आईआरएस आईटी में जो एक भ्रष्टाचार का स्कोप था, सरकार ने खत्म कर दिया उसको, इसलिए हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें। कैसे कि इनकम टैक्स असेसमेंट इज नाउ फेसलेस। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो आईआरएस ऑफिसर्स को मिलती थी वो खत्म कर दी है सरकार ने, कि कोई एक ऑफिसर है ए, उसको हमने कह दिया नॉर्थ दिल्ली, तो नॉर्थ दिल्ली में जितने व्यक्ति होंगे सैलरीड बिजनेस वाले जो आईटीआर फाइल करते हैं, उसकी सूची है उसके पास, तो किसी को भी वह संपर्क कर सकता है, कर सकता था, अब नहीं कर सकता। अब कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब जो दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली में जो काम कर रहा है आईआरएस अधिकारी, उसके पास चेन्नई के किसी व्यक्ति का ये आ सकता है फाइल, चेन्नई वाले का हो सकता है अरुणाचल चला जाए, अरुणाचल वाले का हो सकता है बिहार चला जाए, तो उसको सरकार ने खत्म कर दिया उस सिस्टम को। ताकि पहले क्या होता था कि उसने फोन कर दिया मुझे, मान लिया कि आपका इनकम टैक्स फाइल हमारे पास है और इसमें 10 लाख या 50 लाख रुपए का फाइन होने का स्कोप है, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, सो इट यू विल बी चार्ज 50 लाख रुपीस। अब मैं परेशान, अब मैं उनको संपर्क करूंगा कि सर इसका कुछ तो कीजिए, तो वो कहे मैनेज कीजिए। उसने कहा ठीक है आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, मैं उसको 20 लाख करा देता हूं, तो आपको जो 50 लाख लगता है वो 25 में हो जाएगा।
है ना। तो ये काम जो पहले होते थे धड़ल्ले से, उस पर सरकार ने सडनली रोक लगा दी। इट इज जीरो नाउ, देयर इज नो स्कोप। तो फील्ड में आईआरएस ऑफिसर्स का जो एक भय होता था, पावर, सो कॉल्ड पावर, उसको समाप्त कर दिया सरकार ने। तो हमने उसको नीचे कर दिया है। या तो अगर कर देंगे नीचे तो आंसर के लिए तैयार रहेंगे। या ठीक है, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड को यह पता है, जो मैंने कहा ये सबको पता है कि आप क्यों नहीं भरना चाहते। हाँ, जैसे भी करना हो। तो सर्विस आईआरएस आईटी भी उतनी ही अच्छी है जितनी आईआरएस कस्टम है ना। तो लेकिन एक जनरल ट्रेंड में देख रहा हूं, तो आपका चॉइस है। बता मैंने इसलिए दिया कि क्वेश्चन होगा ही होगा। सजेशन एक किया है कि आईएफएस को बहुत नीचे नहीं ले जाना है, 5वें नंबर पर इसको आराम से रख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे साथ समस्या क्या है कि हम इन सर्विसेज को देखते नहीं। ठीक है, इस सर्विस को नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आता कि क्या है। इस बार एक चेंज क्या किया गया है, ये जो एरिया है रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये पिछले साल तक एक ही सर्विस होती थी, आईआरएमएस। इस बार उसको 2 अलग अलग सर्विसेज कर दी गई है, ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स, है ना। तो मेरा जो विचार है उसमें एक हो गया आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मान लिया कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, मैं आप ही के हिसाब से कर दे रहा हूं, आईआरएस आईटी, ठीक है। इसके बाद आईएफएस हो गया, आईआरएमएस ट्रैफिक, आईएएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, है ना। ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक इज वेरी गुड सर्विस। रेलवे आईआरटीएस कहते थे पहले उसको, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती थी पहले, वो आईआरएमएस ट्रैफिक हो गई है। बट दैट इज ए वेरी गुड सर्विस, वेरी पावरफुल एंड वेरी अथॉरिटेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर हमने कोई भी सर्विस ली है, जैसे ऑडिट अकाउंट्स है, यहां हो गया। इसके बाद एक सर्विस बहुत अच्छी है, इंडियन ट्रेड सर्विस, ITS, you have plenty of a scope to go to WTO and international trade, बहुत अच्छी सर्विस है वह, ग्रुप ए की सर्विस भी है। ठीक है, ये जो है डैनिक्स और डैनिप्स, ये ऊपर तब भरा जा, ये अपना चॉइस है कि अगर मुझे IRS ISE बनना है सपोज, और मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं यहां 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो यहां पर मैं डैनिक्स लिख सकता हूं, ताकि अगर डैनिक्स में सिलेक्शन हो जाए तो 10 से 12 साल में आईएएस बन जाएंगे, तो वापस आईएएस आईपीएस में आ सकते हैं। ये अपना अपना चॉइस है, ये किसी के कहने पर नहीं होगा। लेकिन है क्या कि ग्रुप बी सर्विस है ना, तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा ITS है, ICLS है, इसके अलावा जो आपको जैसे इच्छा हो, या जो समस्या है वो यहीं तक है, यहां तक भर देंगे, उसके बाद कोई समस्या नहीं होती ऐसी। तो ध्यान रखना है कि IAS IPS IRS, उसके बाद IFS भरे, IFS को नीचे नहीं ले जाएंगे बहुत। ठीक है, इस अनलेस एंड अनटिल यू हैव योर ओन माइंडसेट, अपना बेंट ऑफ माइंड क्या है ना, किस सेवा में जाना चाहते हैं वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, मेरे कहे अनुसार नहीं, ये मेरा विचार है, बाकी आपका अपना थॉट है कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी सर्विस, ग्रुप ए सर्विस अच्छी सर्विस है, यहां ये भी रख सकते हैं। मैंने ट्रेड सर्विस इसलिए कहा कि इसका देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप। अभी क्या है, कभी ट्रेड सर्विस, ट्रेडिंग की बहुत डिमांड है ना, नहीं, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, मार्केट इकोनॉमी है, तो बिजनेस हाउसेस, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, उसकी बहुत डिमांड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा, बाकी तो इसलिए कहा कि वो हमारा बेंट ऑफ माइंड क्या है उस पर डिपेंड करता है। पोजीशन सब अच्छे हैं, ग्रुप ए की सर्विस है तो एवरी सर्विस इज गुड। आपको ध्यान केवल इंटरव्यू में यह रखना होता है कि मैं IAS
इसलिए नहीं बनना चाहता कि बाकी खराब सेवाएं हैं, या मैंने किसी को 17वें स्थान पर रखा है या 15वें पर रखा है तो वह खराब है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। बस मैं आईएएस बनना चाहता हूं, दैट्स फाइन, लेकिन अगर मुझे डायनिक्स भी मिलता है सबसे नीचे भी, देन स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ गुड सर्विस। ये उसको मैसेज दिया जाना है, बस ये बताए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आईएफएस नीचे क्यों रखा है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मैं देश में रहकर काम करना चाहता हूं। आईएफएस में आमतौर पर वही लोग जो प्रेफर करते हैं जिनको आईएफएस जाना की बेंट ऑफ माइंड है जिसका, है ना, और कई बार अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सर्विस मिल जा सकती है। समझाया? मेरा एक छात्र है विक्रम वर्धन, ही वांटेड आईएफएस और उसको लकड़ी एक पोजीशन उसके ऊपर किसी का था, उसके बाद नहीं था, दूसरा पोजीशन था, शी गॉट आईएफएस, रैंक दूसरा था उसका लेकिन आईएफएस मिल गया उसको। वही स्थिति विकास की है, पिछले साल जो सेलेक्टेड विकास मीना, ही ऑल्सो वांटेड आईएफएस, तो एसटी कैटेगरी में उसके ऊपर कोई नहीं था आईएफएस में जिसने आईएफएस का चॉइस भरा था, तो रैंक नीचे होने के बावजूद ही गॉट दैट सर्विस, ही वांटेड दैट आईएफएस। तो आईएफएस के साथ एक ही समस्या है, वंस यू आर देयर यू कैन नॉट रीअपियर इन द एग्जाम, यू हैव टू रिजाइन। आईएफएस अगर मिल जाएगा किसी को तो वह दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता बिना रिजाइन किए, तो वो भी ध्यान रखना है। तो 5वें नंबर पर रखेंगे तो ऐसे भी चांस नहीं है मिलने का, है ना, ठीक है। अगर ऊपर रैंक आ गया तो अच्छी बात है ना। अगर आईपीएस बनना है, सबसे पहले किसी को आईपीएस का चॉइस है तो आईपीएस को ऊपर रखा जाना चाहिए, ठीक है, और वह उसके लिए तैयारी की जाएगी जब इंटरव्यू देना होगा तब, राइट। 2 चीजें हैं जहां पर मैंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोचिंग वाला और एक आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी 2 पिकअप कर सकते हैं, उसका आपके बोर्ड के पास वह जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात, यहां पर आईआरएस को आप ऐसे भी कर सकते हैं जो जनरल लोग लिख रहे हैं अभी, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज पहले, लेकिन आंसर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इंटरव्यू के समय उसको तैयार किया जाएगा कि उसका लॉजिकल आंसर क्या होगा, है ना। और ये सर्विस भी बहुत अच्छी है, यू कैन बिकम सीएजी एट द एंड ऑफ योर सर्विस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है आईएएस का, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का। फॉरेस्ट सर्विस तो अलग हो गई, फॉरेस्ट सर्विस इज ओनली प्रीलिम्स इज सेम। फॉरेस्ट तो साइंस बैकग्राउंड होगा तभी ना, मेंस तो दे ही नहीं सकते। हाँ, 2 ऑप्शनल है, भरो दोनों, क्या दिक्कत है। 2 ऑप्शनल है, तो अगर साइंस का बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में देन शुड फिल आईएफएस, क्या दिक्कत है। अभी ये मैं कैसे तय करूंगा? नहीं, दोनों 2 एग्जाम है, दोनों 2 एग्जाम है, 2 तरीका, 2 इंटरव्यू, सब कुछ अलग, इसका उससे उसका इससे कोई लेना देना नहीं। यू मे बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू मे बी रिजेक्टेड इन आईएफएस। हो सकता है कोई व्यक्ति आईएएस बन जाए इधर और उधर आईएफएस में मेंस ही नहीं हो, ये भी तो हो सकता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर साइंस ग्रेजुएट है कोई और इच्छा है फॉरेस्ट की देने की, देन यू शुड, क्या दिक्कत है उसमें, देना चाहिए। पीटी तो एक ही है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बट दैट इज अ गुड सर्विस। मैथमेटिक्स नहीं है उसमें, ऑप्शनल। हाँ, साइंस होना चाहिए, नेचुरल साइंस होना चाहिए, सोशल साइंस नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, ये सब होना चाहिए, नॉट साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये सब नहीं, सोशल साइंसेस नहीं, नेचुरल साइंसेस होने चाहिए। इट्स अ गुड सर्विस। उसमें एक ही लाभ है, उसमें रैंक से कोई मतलब नहीं है, पहला हो या अंतिम हो, सबको आईएफएस ही बनना है ना, ये तो एडवांटेज है ना उसमें, नहीं?
अंतिम हो, यहां तो अंतिम होगा तो आईएएस नहीं मिलेगा। उसकी एग्जाम यही इसमें होती, जुलाई वगैरह में होती है, जुलाई अगस्त के आसपास होगी उसकी भी। तो जो साइंस वाले हैं वो भर सकते हैं। नहीं, क्यों लैंग्वेज चेंज करना? मीडियम जो है वही रहेगा। जो मीडियम हमने जीएस में रखा है वही मीडियम है मेंस में। एसए और जीएस में जो मीडियम है वही मीडियम होगा हमारा। पेपर 1 टू पेपर 5 जो यूपीएससी लिखती है, पेपर 1 लिखती है एसए को, पेपर 2 लिखती है जीएस का पेपर 1। तो 4 पेपर हो गए जीएस के, 2, 3, 4, 5 और एक हो गया एसए। इसमें जो मीडियम हमने रखा है वो तो वही फॉर्म में तो है ही, उसमें जो मीडियम रखा है वही मीडियम होगा। ठीक है? और कोई कंफ्यूजन? सर्टिफिकेट्स पर ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट सारे लेटेस्ट होने चाहिए, उस पर अपना काम कर लीजिए। टाइम अभी पर्याप्त है, अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। और सेंटर के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेंटर के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं कि घर के बगल में सेंटर मिल जाए, दूरी मिले तो क्या दिक्कत है? छोड़ के आए मतलब भरेगा, कहां काम करते थे, फॉर्म भरा जाएगा ना, कहां काम करते थे, कब से कब तक काम किया, भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए है? नहीं, फॉर्म तो दूसरा भरवाएगा ही बार। हाँ ठीक है ना, तो जो हमारा चॉइस है वो तो हम भरेंगे। अगर वो सेंटर नहीं मिला तो चॉइस है ना, दूसरे सेंटर पर जाएंगे हम। मेंस जब लिखना होगा प्रीलिम्स के बाद तो दूसरा फॉर्म तो भरवाएगा ही वह। मैंने यह कहा कि इस फॉर्म की डिटेल्स और उस फॉर्म की डिटेल्स में मिसमैच नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। एक दूसरा, इस फॉर्म की डिटेल्स बोर्ड के पास होगी एक्सेप्ट 2 थिंग्स, जो सिविल सर्विस में ज्वाइन करने का रीजन और कोचिंग वाला जो इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़कर बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड के पास होगी अवश्य, ये ध्यान रखना है। मेंस के फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें और इसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जितने भी सर्टिफिकेट जिसके पास हैं, वो कास्ट की हो, इनकम की हो, जैसी भी हो, उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी फॉल्ट लग रहा है तो उसको सुधार लीजिए। एक और कंफ्यूजन है बहुतों के साथ नाम का, कि फादर का नाम कुछ अलग हो गया है, आधार में मेरा नाम अलग है, 10th के सर्टिफिकेट में अलग है ना। कुछ जो भारत के स्कूल कॉलेजेस हैं वो कुछ कलाकार टाइप जो हैं, तो लड़कियों के नाम में खास तौर से केएम लिख दे रहा है, कुमारी, है ना। तो ध्यान यह रखना है कि जो आधार पर नाम है वही नाम वैलिड होगा। अगर आधार में भी गड़बड़ है तो तब तो गड़बड़ होगा, लेकिन आधार वाला चेंज हो सकता है, तो आधार में जो नाम आपका है वही नाम वहां लिखा जाएगा। ठीक है ना। सर्टिफिकेट में क्या नाम है उससे मतलब नहीं रखता। व्हाट इज रिटन इन आधार दैट इज द फाइनल नेम। वो उसमें केएम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, वो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से काम कर रही होगी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूरा नाम लिखा जाता है, बहुत सारे में शॉर्ट में कर दिया केम, है ना। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। योर आधार कार्ड इज योर फाइनल डॉक्यूमेंट। ठीक है। डिटेल्स तो दोनों अलग अलग भरना होगा ना। हाँ, दोनों अलग अलग भरना होगा। पुलिस सर्विस में टैटू, परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए आमतौर पर। मेडिकल में दिक्कत हो सकती है, आर्मी में तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। पुलिस में दिक्कत, पुलिस में आमतौर पर दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन होता क्या है कई बार कि मेडिकल जब होगा तो उसमें अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट है पैनल डॉक्टर का तो वो समस्या कर सकता है।
तो लीगल बैटल होगा फिर। तो परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए आमतौर पर। पुलिस आर्मी तो स्ट्रिक्ट वे अवॉइड करती है, रिमूव हो जाए बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। अगर आईपीएस में जाना है तो यू शुड बी, इफ यू आर ए सिविल सर्वेंट you should feel that you can be a role model for number of people. सिविल सर्वेंट बनने के पीछे एक मानसिकता यह भी होनी चाहिए that you are different from the crowd, मैं भीड़ से अलग हूं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता हूं, है ना। तो ऐसा कोई भी व्यवहार या हमारे व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो इससे मुझे पीछे ढकेले। यही रीजन है उसके पीछे, और कोई रीजन नहीं है। तो वो अगर रिमूव होता है तो हटा लिया जाना चाहिए, दैट्स गुड थिंग। तीसरा क्या है कि जो फोटो के बारे में सबको कोई टेंशन नहीं, फोटो जो अभी करेंगे वही रहेगा वहां, है ना। ड्रेस चेंज होगा केवल, ऐसा नहीं कि कपड़ा भी सुरक्षित करके रख लिया, तो ड्रेस चेंज होगा केवल, चेहरा वही रहेगा। अगर बॉयज के साथ क्या है, बियर्ड रखना है रखिए, लेकिन ट्रिम्ड होना चाहिए, बेतरतीब नहीं होनी चाहिए बियर्ड। कोई आवश्यक नहीं कि क्लीन शेव जिसका है उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो है ना, बियर्ड भी अगर रखना है तो रख सकते हैं, ट्रिमिंग होनी चाहिए उसकी, बस, और कोई समस्या नहीं है उसमें, है ना। इसलिए मैंने कहा कि उसका एक प्रिंट आउट लेकर रखा जाएगा। हम भूल जाते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये चक्र पूरा होगा 2026 में। ये पूरे साइकिल अभी जो शुरुआत हुई है पूरी होगी 2026 के अप्रैल मई में जाकर, है ना। तो इसे कंप्लीटली मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा का समय होता है। तो आदमी पढ़ाई में इतना इंगेज हो जाता है एक साल में कि यू मे फॉरगेट कि कहां पर क्या लिखा था। तो सामने हमारे होना चाहिए हार्ड कॉपी में, वो ध्यान रहेगा, ठीक है। हाँ, चेंज ना, आप सजेशन क्या देते हैं, हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन मुझे लगता है लिखना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा सजेशन यह हो सकता है कि यूपीएससी शुड गिव सम मोर टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का तरीका अलग अलग है, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैव टू बी स्टडीड, सीइंग द कंसीडरिंग द एक्सपेंडेड सिलेबस पोस्ट 2013। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन अ मंथ। और सो अगर 3 महीने का टाइम है तो कम से कम 4 महीने का समय होना चाहिए। एक सजेशन यह दिया जा सकता है ना। और दूसरा दिया जा सकता है कि सिलेबस शुड बी मेड स्लाइटली मोर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। जैसे हमने उसको अभी भी बहुत क्लियर किया जरूर है, लेकिन अभी भी एम्बिग्विटी उसमें बहुत है। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हम ही लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे सोशल जस्टिस में, उसमें एक चीज लिखा है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित विषय, तो इश्यूज रिलेटेड टू, तो व्हाट आर दोज इश्यूज, दैट इज वेरी एम्बिगुअस। तो सिलेबस थोड़ी सी और क्लैरिटी वाली होनी चाहिए, और दो ऐसे कुछ सजेशन दिए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, इज गुड वन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा सजेशन है। ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, नहीं प्रैक्टिकल समस्या तो आई है। तो ये बात वही है कि इट इज ऑल्सो फॉर सर्वे बाय द यूपीएससी। तो अगर हमें सजेशन देने के लिए कोई मांग रहा है सजेशन, तो सुझाव तो देना ही चाहिए, भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना मांगे सुझाव देते रहते हैं हम तो, कोई मांग रहा है, इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है। उस अवसर को क्यों जाने दें, हम तो घर से निकलते ही सुझाव देते चलते हैं। लिखा जाना चाहिए, सजेशन तो लिखा जाना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म में जो जेन्युइन चीज है वही भरना है ना। और उसने बहुत क्लियरली लिख रखा है क्या किसकी जरूरत कहां है। अगर यह नहीं लिखा होता कि सर्वे करेगी यूपीएससी, उसके लिए चाहिए, तब तो समस्या हो सकती थी कि भाई मैं कोचिंग के बारे में लिखूं या सजेशन दूं नहीं दूं, क्या करूं। जब उसने लिख रखा है कि इसका इंटरव्यू से मतलब नहीं है या परीक्षा से मतलब नहीं, वो सर्वेक्षण के लिए है, तब तो अच्छी बात है। ये जो लॉट है ना सिविल सर्विस के एस्पिरेंट का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉट फॉर द गवर्नमेंट। ये भारत सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण छात्र का वर्ग है। यह जो अभी तो छात्र है, इसी लॉट में से सिविल सर्वेंट बनेगा।
तो उस बेंट ऑफ माइंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग तो सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते ना, सारे ग्रेजुएट। तो कुछ लोग जो तैयारी करते हैं, उन तैयारी करने वाले लोगों का बेंट ऑफ माइंड डेफिनेटली दूसरों से अलग होगा। उस बेंट ऑफ माइंड को समझना सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट द यंग जनरेशन, फ्यूचर ब्रीड ऑफ ब्यूरोक्रेट, क्या अभी उसकी मानसिकता है। जनरेशन चेंज हुआ है तो मानसिकता उसकी क्या है, उसके हिसाब से वह तय करेगा कि आगे भविष्य में नीतियां किस तरीके से बननी चाहिए। जैसा माइंडसेट होगा तो ट्रेनिंग में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसके बहुत सारे लाभ है ना। हाँ इनकम सर्टिफिकेट और फादर का दोनों का लगेगा। हाँ, दोनों का लगेगा। लेटेस्ट 23-24 इनकम तो 23-24 की होगी। फोटो पर डेट है ना, लेटेस्ट फोटो चाहिए। हाँ, 1857 वाला नहीं, मंगल पांडे के साथ वाला नहीं चाहिए। हाँ हाँ मतलब देवी पीछे में मेंशन कर दिया, और आधार कार्ड में ऐसा नहीं। जो आधार में वही लिखा जाएगा। वो अगर चेंज होता है तो चेंज कराया जा सकता है मार्कशीट में, है ना, या सर्टिफिकेट में, लेकिन नाम वही होगा जो आधार में है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते। ओटीआर में क्यों चेंज करना है? हाँ हाँ, क्या लिखा है उसमें? पीछे मैंने देवी लिख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर करेक्शन जो आएगा जो 12 से 18 के बीच, उसमें किया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि दोनों में समानता होनी चाहिए। अब ये तो तय करना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, तब तो फिर तब 10th वाले मार्क्स। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एस्पेक्ट्स भी कैजुअल करने का मतलब नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, फंकी नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ नहीं, फ्रेमलेस से कोई दिक्कत नहीं। यू शुड लुक ग्रेसफुल। हाँ, ऐसा ही चलेगा। फ्रेमलेस भी होगा तो चलेगा। यू शुड लुक ग्रेसफुल। फ्रेमलेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज में एक चीज लिखी है, रीड ओनली, रीड एंड स्पीक, रीड स्पीक एंड राइट, है ना। ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी अंग्रेजी जो लिखना है। हाँ हाँ, क्या पूछा? फॉरेस्ट, कुछ नहीं पढ़ना, 2 ऑप्शनल है उसमें, जीएस तो यही होगा, है ना। और मेनली तो उसमें ऑप्शनल ही है, ऑप्शनल पर बहुत डिपेंड। इंग्लिश है उसमें, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश के मार्क्स ऐड होते हैं, इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो ऐड होता है उसमें। यहां तो इंग्लिश क्वालिफाइंग है, यूपीएससी मेंस में तो इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग है ना, वहां मार्क्स ऐड होगा, मेरिट बनेगी उससे। ठीक है, तो जीएस ऑप्शनल और इंग्लिश, उसके मार्क्स ऐड होकर तब मेरिट बनेगी। ठीक है, बाकी तो पढ़ना तो मोर और लेस एक ही है। जीएस में जैसे यहां पढ़ रहे हैं वैसे वहां पढ़ रहे हैं। पीटी में थोड़ी सी दिक्कत, पीटी में एक तरीके से आसान भी हो गया है, फॉरेस्ट को जोड़ने से ज्योग्राफी और एनवायरमेंट वाले सेक्शन पर जोर ज्यादा हो गया है ना। हाँ, साइंस वाले, हाँ कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।